हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं आपके सुनील सर आज पढ़ाने जा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स का आप पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने दो टॉपिक्स को डील किया था। वो पहला टॉपिक था रिएक्शन विथ मेटल जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और दूसरा मैंने किया था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दो से हमने किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप समझिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन, है ना। दो टाइप का होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो टाइप का, एक SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2। समझिए पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, ध्यान समझिए। तो ये मान लिया जाए कि ये CH3 है और यहाँ Br है। ये है हाइलो एल्केन, और इस हाइलो एल्केन को OH माइनस के थ्रू इसको हटा दें, यानी इसको हटा दें, Br को हटा दें। तो जब Br हट जाएगा तो Br की जगह पर आ जाएगा OH, और Br माइनस बाहर निकल गया। इसका मतलब समझिए, OH ने Br को हटाया, यानी उसके पोजीशन को हटा दिया, इसके पोजीशन को हटाकर ये ले लिया, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज को हटाकर दूसरी जगह चला देना, उसको हटा देना और अपनी जगह ले लेना, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, कैसे काम करता है, कैसे रिएक्शन होते हैं, क्यों इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, तो आपने समझे। लेकिन ये दो टाइप का होता है। तो हम पहला पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। समझिए ध्यान से, SN1, N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब हुआ यूनिमोलिकुलर। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। समझिए ध्यान से, ये है CH3 और यहाँ Br है। हमने पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये सबसे पहले दो स्टेप में रिएक्शन होता है और ये होते हैं स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में क्या होता है, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया। कार्बन के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, आप जानते हैं। जहां पर कोयला होगी कोयला की खान मिलेगा, जहां पर सोना होगा सोना की खान मिलेगा, जहां पर पानी होगा वहां पानी ही ज्यादा होगा। ये प्रकृति का लॉ है, यानी जो चीज ज्यादा होगा अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, तो इसलिए टूट जाता है ब्रोमीन, तो ये बन जाता है CH3 और CH3, और ये प्लस चार्ज हो गया और Br माइनस चार्ज हो गया, तो बन गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बना, लेकिन ये स्लो स्टेप में रिएक्शन होता है। तो जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है उसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फास्ट स्टेप में रेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, स्लो स्टेप में निकालना इजी होता है। तो बन गया ये कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन क्या करता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है, इस कार्बोकेटायन को CH3 प्लस को OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करते हैं, और ये फास्ट स्टेप होता है। फास्ट स्टेप, बहुत जल्दी टूटता है ये। और फिर ये इसके साथ कंबाइन किया और Br माइनस बाहर निकल गया। तो ये देखो, इस समझ में आया। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, ओके। देखिए, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH3, OH यहां आ गया और Br बाहर निकल गया, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको हम और सिंपली समझ सकते हैं कि इसके मैकेनिज्म में क्यों इसको हमने SN1 रिएक्शन कहते हैं। इसको समझिए, देखिए ध्यान से। सपोज हमने ये कंपाउंड लिया, ये सिंपल एक कंपाउंड लिया हमने, CH3Br लिए, और इसको हमने यहां, हम इसको R की जगह पर ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, CH3 CH2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
CH3 और CH3 और CH3Br ये भी लिख सकते हैं। तो ये सब के बदले हमने R लिख देते हैं, ये सब के बदले हमने R, एल्काइल ग्रुप कहलाता है, ये R लिख दिए एल्काइल ग्रुप। बहुत सारे बच्चे को एल्काइल ग्रुप मालूम नहीं है, एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं। जैसे ये है CH4 है, CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये बन जाता CH3 और H बाहर निकल गया, तो CH3 को कहते हैं मीथेन, इसको कहते हैं मीथेन। और मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बन गया मिथाइल, इसको मिथाइल कहा जाता है। मिथाइल को R ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी CH4 एक एल्केन कंपाउंड है, CH4 एल्केन कंपाउंड है। तो एल्केन कंपाउंड से यदि हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वो बन जाता है एल्काइल, यानी समझिए ध्यान से CnH2n ये एल्केन है, यानी सपोज हमने N=4 लिए तो C4 हुआ और हाइड्रोजन की संख्या कितना हुआ 10 हो जाएगा। कैसे 4 × 2 8 हुआ, 8 + 2 तो कितना हुआ 10 हो गया, तो ये बन गया C4H10। N= हमने 4 ले लिए तो C4H10 बन गया, तो C4H10 ब्यूटेन हुआ। लेकिन इससे हमने एक H को हटा दें तो बन जाएगा C4H9 बन गया, तो ये ब्यूटेन से बन गया ब्यूटाइल, तो ये हो गया एल्काइल, ये हुआ एल्केन, ये हो गया एल्केन और ये हो गया एल्काइल हो गया। समझ में आया। एल्काइल का मतलब क्या हुआ, एल्केन से हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एल्काइल। जहां ये हाइड्रोजन हटा है, एक हाइड्रोजन को हमने हटाया है, उसी हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, उसी जगह के OH आ जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा, उसी जगह एल्डिहाइड आएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप, उसी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी हमने एल्केन से तो एल्काइल बनाए थे, इसका एल्केन का फॉर्मूला ये हुआ, बट एल्काइल का फॉर्मूला होगा CnH2n+1 हो जाएगा, ये हो गया एल्काइल का फॉर्मूला। तो आपको एल्काइल समझने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिए। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, इससे जेई में क्वेश्चन आते हैं और इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं और इससे बोर्ड में तो क्वेश्चन रहता ही है। समझिए ध्यान से। अब इसका हम मैकेनिज्म में समझा रहे हैं। ये CH3 है, या सिंपल हम लेते हैं RX लिए हमने, RX, X के जगह पर हो सकता है ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, आयोडीन होगा, कुछ भी X के जगह पर हो सकता है। हमने ले लिए सपोज X लिए, तो X लिए तो ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में क्या हुआ, X बाहर निकल गया तो R+ हो गया और X- बाहर निकल गया। तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। क्यों रिएक्टेंट पर डिपेंड करता, समझिए। ये कोक है, इसको हवा में जलाएंगे तो CO2 बनेगा और हीट निकलेगा, तो CO2 का अमाउंट तब बढ़ेगा जब कोक का अमाउंट बढ़ेंगे, यानी ये रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट हुआ। यानी समझिए आप जितना रोटी खाएंगे उतना ही ऊर्जा मिलेगा, यानी ऊर्जा का संबंध आपको रोटी के खाने के अमाउंट से है। और जो रोटी है रिएक्टेंट है, यहाँ कोयला जो कोक है ये रिएक्टेंट है, CO2 इसका प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट पर कभी डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन का रेट हमेशा रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहा जाता है रेट लॉ इक्वेशन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे। स्लो स्टेप में, फास्ट स्टेप में नहीं। फास्ट स्टेप में इतना फास्ट रिएक्शन होता है उसका रेट निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए हम उसको लेते कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है और इसका मॉलिक्यूल्स की संख्या 1 है तो इसलिए पावर 1 हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन को R1 किया जाए माना तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K देंगे और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये देंगे RX देंगे, इस पर पावर 1 दिए। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो R1 = K और RX आ गया तो पावर 1 हुआ। तो जो पावर 1 हुआ इसको कहते हैं 1 मॉलिक्यूल, इसको यूनिमोलिकुलर कहा जाता है और इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में
तो जो पावर होता है कंसंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन का, वो जो पावर है उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ और ये जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुआ। अब ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुआ तो जो RX बना है इसमें से जो R पर पॉजिटिव चार्ज है इससे OH माइनस रिएक्शन करेगा जो फर्स्ट स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में तो क्या बन जाएगा, ROH बन गया और X तो बाहर निकल गए। ये आपको समझ में आया। इसको और दूसरी तरीका से समझ सकते हैं। देखिए दूसरी तरीका से समझ कैसे सकते हैं, जो कि सिंपली समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, ये है H, यहाँ है H और यहाँ है Br और ये रिएक्शन किया है OH माइनस से। ध्यान समझिए, OH माइनस कहाँ से आएगा इसको भी लिख ही देता हूँ मैंने। देखिए H2 से रिएक्शन करा, जब H2O से, तो H2O टूटेगा तो बनेगा H प्लस OH माइनस। यही OH माइनस इसको हटा देगा और ये Br जब हटेगा Br तो यहाँ Br माइनस बनेगा और ये माइनस H के H प्लस के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3, यहाँ OH बन गया एल्कोहल और यहाँ HBr बन गया। समझ में आई बात को? यानी CH3Br को H2 टूटा H प्लस OH में, OH न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये टूटेगा तो न्यूक्लियस बनेगा और न्यूक्लियस से लव कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल ने दूसरी न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी CH3OH बन गया। अब थोड़ा सा और समझिए कि इसको तो मैंने आपको समझाया कि कहाँ से आया OH माइनस। अब इसको समझिए ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इस कॉम्प्लिकेटेड को हमें सिंपल बनाना है। ध्यान समझिए, ये है Br है तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है और 2 स्टेप में रिएक्शन होता है तो एक स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप में इसको टूट गया तो बना CH3 प्लस बन गया और Br माइनस बाहर निकल गया। अब इसके साथ जो OH माइनस है उस OH माइनस ने इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये स्लो स्टेप है लेकिन ये फास्ट स्टेप हो जाएगा। फास्ट स्टेप रिएक्शन हुआ तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर OH आ गया। आप समझिए, स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल भाग लिया और बना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकेटायन कहा जाता है, यानी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। यानी कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा वह रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर। अब समझिए ध्यान से, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा या कि SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगा, तो हमने 3 कार्बोकेटायन बनाते हैं कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। तो ये जो है CH3 और CH3 और यहाँ प्लस चार्ज हुआ। दूसरा है CH3 और यहाँ भी प्लस चार्ज है और ये जो है यहाँ भी CH3 है, यहाँ प्लस चार्ज है और ये है और एक CH3 प्लस है। ध्यान समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन कहते हैं, लेकिन ये 3 कार्बन से अटैच है इसलिए इसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये 2 से अटैच है इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये 1 से अटैच है इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। आप जानते हैं कि कार्बोकेटायन में ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन में भाग लेता है अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। इसका मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा SN1 रिएक्शन का तो क्या होगा, सबसे पहले रिएक्टिविटी 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल हो गया। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बाय द SN1 रिएक्शन इज मोस्ट रिएक्टिव, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं और ये क्वेश्चन आपका जेई का क्वेश्चन बन सकता है।
या नीट का क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको समझिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव SN1 रिएक्शन फास्टर, SN1 रिएक्शन फास्टर, फास्टर किस में देगा, SN1 रिएक्शन फास्टर देगा। अभी आपको चॉइस दिया हुआ है, ये चॉइस है, ये है CH3 और यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है, यहाँ प्लस चार्ज है 1 नंबर में और 2 नंबर में है ये बेंजीन रिंग है और यहाँ CH3 है और यहाँ H है और यहाँ प्लस चार्ज है, ये दूसरा नंबर में है और 3rd नंबर में है CH3 है और यहाँ CH3 है और यहाँ H और ये प्लस चार्ज है और ये 4th नंबर में है, 4th नंबर में है ये यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है और ये कंपाउंड है और एक नीचे से ये कंपाउंड है, ये दिया हुआ है। कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। तो ये 3 डिग्री बच्चे लगाएंगे, ये बेंजीन नहीं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब इसमें से मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन है, तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इसमें लगा देंगे, 3 डिग्री ये भी है, ये 2 डिग्री है तो सोचेगा ये इसमें लगेगा और 3 डिग्री इसमें लगेगा, तो ज़्यादा करके आंसर लगाएंगे इसमें, जबकि बेंजीन रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल ये होता है। क्यों होता है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, जिसकी मैं चर्चा करूँगा। आप मेरी चैनल को हमेशा देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा तो आपको ये सब सारा मालूम होते रहेगा। तो ये आंसर इसका है, ये हो गया, तो समझ गए ये आंसर है। क्यों इसका ये आंसर है, इसके कारण मैं बताऊंगा बाद में, या समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 4 हाइड्रोजन 4 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन 9 10 11 12 13 यानी 14 हाइड्रोजन हुआ। 4 4 8 4 12 13 14 14 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हाइड्रोजन है। तो कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन है उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हुआ, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। ओके गुड। अब हमने SN1 रिएक्शन पढ़े, अब हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। यानी रिएक्शन SN1 SN2 इस बात पर निर्भर करता है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। ध्यान समझिए। अब हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 का मतलब हुआ, N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन और 2 हुआ बाई मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये हुआ बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। समझिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये समझो हमने एक कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड है और यहाँ Br है, यहाँ Br है और यहाँ OH है, ये OH है। क्या करता है, ये Br इसको हटा दे और हटाने के बाद इसकी जगह ले ले, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाना है। Br को ये माइनस इसको हटा ले और हटा की जगह ले तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। समझिए ध्यान से, क्या डिफरेंट होता है, देखिए ये है H है और यहाँ H है और यहाँ Br है, यहाँ Br है और यहाँ पर OH है, यहाँ OH माइनस है। ध्यान समझिए, कहता है कि जब ये Br जो है, Br टूटना शुरू करता है, यानी ये ओल्ड बॉन्ड जो है, पुरानी बॉन्ड टूटना शुरू करता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो कंप्लीट नहीं टूटेगा, ये पार्शियली टूट रहा है, तो इसको कहते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और यहां से ये पार्शियली अटैच होगा, तो जो HO माइनस है
वो बदल जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज में बदल जाएगा, और ये पार्शियली इस साइड नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज में बदल गया। यानी कहा गया है इतना कम समय में ये अटैच होता है कि इसको हम, इसकी जो लाइफ है बहुत ही जीरो है, नेग्लिजिबल है इसका टाइम, बहुत कम समय में। तो इसके स्ट्रक्चर को हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है, डेट इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों बन गया, यानी एक टूटना शुरू किया और दूसरा पीछे से आना शुरू हुआ। पीछे से क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। यदि इस साइड से आएगा तो रिपल्सन होगा, तो इस साइड आना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पीछे से आता है और ये आना शुरू होता है, तो एक स्टेज बन जाता है। इस स्टेज को माना जाता है ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी जब दोनों मिलता है तो ट्रांजिशन। और ये जो बन जाते हैं, ये क्वेश्चन इसमें से आता भी है कई बार कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये तो पार्शियल बॉन्ड टूटा है, ये पार्शियल बॉन्ड है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, इसकी हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट बना, ट्रांजिशन स्टेट बनने में दोनों मॉलिक्यूल भाग लिया, ट्रांजिशन स्टेट बनने में दोनों मॉलिक्यूल भाग लिया। और फिर जैसे ट्रांजिशन स्टेट बना तो बनने के बाद Br हट गया और यहाँ से H जो है OH अटैच हो गया, यानी OH यहाँ पर अटैच हो गया और Br माइनस बाहर निकल गया, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। लेकिन ये एक यूनिमोलिकुलर स्टेट माना जाता है। इस मॉलिक्यूल में दो भाग लिया, एक एल्काइल हाइलाइड लिया और एक बेस लिया, इसीलिए इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? ओके, ये आप समझ में आ गया। तो इसका हम आप लिख भी सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको हम और अच्छा से क्लियर करते हैं, देखो ध्यान से। ये CH3Br है, CH3Br है और यहाँ OH माइनस है। इसमें रिएक्शन में इसका रेट ऑफ रिएक्शन, जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट इस साइड बनेगा, जिधर Br है उधर नहीं जाएगा OH, उसके अपोजिट में जाता है और Br माइनस इधर निकल जाता है। समझिए ध्यान से। तो ये जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में ये भी मॉलिक्यूल भाग लिया और ये भी मॉलिक्यूल भाग लिया, अर्थात दोनों मॉलिक्यूल भाग लिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CH3Br और OH माइनस भी भाग लिया है, तो ये भी, तो इस पर पावर 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, इसमें भी पावर 1 की 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो गया। तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये जो यहाँ जो है, ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, इसीलिए इसको SN2 कहा जाता है। ये रिएक्शन का रेट R1 लिखेंगे तो K CH3Br और OH माइनस ये हो गया, यानी 1 + 1 2 हो गया। इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये बड़ा लॉजिकल है, बड़ा समझने की बात है, और केमिस्ट्री हमारी लाइफ से पूरा रिलेटेड रखता है। तो जीवन में हमेशा केमिस्ट्री का ही यूज करेंगे आप, तो केमिस्ट्री एकदम समझने में पूरा मजा लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए केमिस्ट्री से, कभी सीरियस और टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब ध्यान समझिए, अब हम इसको बना रहे हैं, एक कंपाउंड लिख रहे हैं। यहाँ CH3 लिया हमने और यहाँ भी हमने CH3 लिया और यहाँ भी हमने CH3 लिया, ध्यान समझिए, और यहाँ भी हमने Br लिया और यहाँ OH माइनस डेल्टा नेगेटिव लिया हमने, ध्यान समझिए। तो ये बॉन्ड टूटना शुरू करेगा, तो जब ये बॉन्ड टूटना शुरू करेगा तो ये CH3 है, CH3 है, ठीक है, और यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, और ये बॉन्ड टूटना शुरू किया। तब जब ये बॉन्ड टूटना शुरू करेगा तो यहाँ जो है Br डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इसीलिए इधर से अटैच नहीं होगा, ये इस साइड से अटैच होना चाहेगा। लेकिन ये जो CH3 है, यहाँ जो CH3 आने से रुकावट पैदा करेगा, इसको आने ही नहीं देगा। तो जब आने ही नहीं देगा
तो रिएक्शन क्या करेगा, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे स्लो होती है 3 डिग्री में, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो कार्बन पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हुआ, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आने में डिस्टर्ब पैदा किया, इसलिए एक रुकावट पैदा किया। इसको हिंड्रेंस कहते हैं। इस हिंड्रेंस का नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, आप जानते हैं जिस रोड में रुकावट पैदा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो आप उस रोड को छोड़ करके उस रोड की ओर भागेंगे जहां पूरा खाली खाली है। उसी तरह से OH- जब ये रुकावट पैदा करता है तो इधर जाता ही नहीं है और इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। यानी यदि रोड में ट्रैफिक कम होगा तो जाने में मजा आएगा, और जहां ट्रैफिक होगा तो आप जाम में फंसे रहेंगे। तो OH- यहाँ जाम पैदा कर देता है, इसलिए इसके साथ अटैच नहीं होती है, तो रिएक्टिविटी घट जाती है। तो SN2 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो जस्ट जो है SN1 रिएक्शन का उल्टा होता है। यानी SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3+ होता है। तो SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी उल्टा होता है। सबसे पहले CH3 का होता है और उसके बाद 1 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 3 डिग्री होता है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यानी यदि आपको SN1 याद है तो SN2 उल्टा हो जाएगा। यानी 3 डिग्री में हमेशा SN1 रिएक्शन होगा और 0 डिग्री में और 1 डिग्री में जनरली SN2 रिएक्शन होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और आपको मजा आएगा बनाने में। जेई का क्वेश्चन भी देंगे और नीट का क्वेश्चन भी देंगे और सीबीएसई बोर्ड का भी मैं कुछ MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा केमिस्ट्री टेस्ट देखते रहिए और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर नोट भी कर सकते हैं। और मेरा नाम है सुनील सर, SUNIL सुनील, सर SIR सर। मोबाइल नंबर 9911364921। जब भी आपको कुछ पूछने की इच्छा हो कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए। हमसे हमेशा जुड़े रहिए और केमिस्ट्री टेल्स को देखते रहिए और अपने जीवन को बेहतरीन बनाइए।